नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में, जिसमें आज आपको कराने वाले हैं हम जॉन मिल्टन, हिज लाइफ एंड वर्क्स। इट मीन्स बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी पोएट या किसी भी ड्रामाटिस्ट का, उस हिसाब से आज हम जॉन मिल्टन की स्टडी करेंगे। और वैसे क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जॉन मिल्टन की लाइफ और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन मिल्टन के एज ड्यूरेशन की, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपके इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था वो था। ठीक है, तो 1608 से 1674 तक इनका एज ड्यूरेशन था, यानी ये यहाँ तक इनका टाइम ड्यूरेशन चलने वाला था। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 9 दिसंबर 1608। ओके, बात करेंगे इनके डेट ऑफ डेथ की, कि इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी, किस डेट में हुई थी। तो इनकी जो डेट ऑफ डेथ है यानी कि मृत्यु का जो दिन है वो था नवंबर 8, 1674। और उस समय जो इनकी एज थी वो एज थी 65 की, यानी 65 वर्ष के जो थे उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इस पर अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसके पेरेंटेज की, यानी कि माँ बाप के बारे में। तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था जॉन मिल्टन। ठीक है, हिज फादर वाज आल्सो जॉन मिल्टन। ठीक है, इनको सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से हम बोलेंगे, क्योंकि जॉन मिल्टन इनका सेल्फ नेम भी है। इनको सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से बोलेंगे। एंड व्हाट वाज इट, उनकी जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था। ठीक है, तो बाय ऑक्यूपेशन ही वाज अ कंपोजर, एक म्यूजिक कंपोजर भी बोल सकते हैं, चर्च में म्यूजिक को कंपोज किया करते थे। एंड हिज मदर वाज सारा जेफरी, उनकी माता जी का जो नाम था वो था सारा जेफरी। ठीक है, तो एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो जॉन मिल्टन वाज एजुकेटेड इन सेंट पॉल्स स्कूल लंदन। सेंट पॉल स्कूल में उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको कंप्लीट कराया गया था, और वो स्कूल था आपका लंदन में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इनकी जो ग्रेजुएशन थी, वो ग्रेजुएशन हुई थी इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और क्राइस्ट कॉलेज, इसमें भी इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये 3 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर इनकी एजुकेशन को किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़े से पॉइंट और हैं आगे। स्पाउसेस में बात करें इनकी, तो मैरी पॉवेल 1642, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। कैथरीन वुडकॉक 1656 और एलिजाबेथ मिंसुल, दीज आर द 3 वाइफ्स ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, मिल्टन की अगर शादी की बात करते हैं तो मिल्टन की जो शादी हुई थी वो 3 टाइम्स हुई थी। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स मिल्टन वाज मैरिड, क्वेश्चन आंसर होगा आपका डायरेक्टली, मिल्टन वाज मैरिड 3 टाइम्स। ओके, नेम आ जाएगा वाइफ्स का। देन मैरी पॉवेल वाज हिज फर्स्ट वाइफ, कैथरीन वुडकॉक वाज हिज सेकंड वाइफ, एंड एलिजाबेथ मिंसुल वाज हिज थर्ड वाइफ। सभी का डेट दिया गया है, किस डेट में ये इनकी वाइफ बनी थी सारा मेंशन कर दिया है। आगे बात कर लेंगे हम इनके बारे में। ऑक्यूपेशन की बात करें अगर हम जॉन मिल्टन के, इनका व्यवसाय क्या था। देन जॉन मिल्टन वाज एन एलिजाबेथन पोएट। ठीक है, एलिजाबेथन पोएट थे, पैम्पलेटियर थे, एक हिस्टोरियन भी थे, और सिविल सर्वेंट भी ये रह चुके हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ में। फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमनवेल्थ ही वाज अ सिविल सर्वेंट अंडर क्रॉमवेल। ओके, बात करेंगे इसके पीरियड की, तो इसका जो पीरियड है जॉन मिल्टन का, यानी 1625 टू 1660, इसको एक अलग नाम से और जाना जाता है, और वो अलग नाम है एज ऑफ मिल्टन। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, व्हाट इज द एज ऑफ मिल्टन ड्यूरेशन, देन द आंसर विल बी 1625 टू 1660। ओके, मीन्स 1625 टू 1660 इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। बात करेंगे नेक्स्ट इनके सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने नोट किया है यहाँ पे, हिज फादर वाज अ कंपोजर बाई ट्रेड। अगर व्यवसाय के रूप से देखा जाए तो जॉन मिल्टन के जो पिताजी थे, फादर थे, वो एक कंपोजर थे। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था। कंपोजर किस चीज़ के थे, ही वाज अ म्यूजिक कंपोजर इन चर्च। चर्च में जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता था, ये उस चर्च में म्यूजिक को कंपोज के जॉन मिल्टन के फादर। और जॉन मिल्टन के फादर का नाम क्या था, जॉन मिल्टन नाम था उनका, बट सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से रेफरेंस देंगे उनका। ओके, अगला पॉइंट है आपके सामने, ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडल स्टेचर with open hair and an oval face, with grey eyes and fair complexion, Milton was called Lady of the Crust। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट डे जब मिल्टन पे क्वेश्चन कराए थे तो डिस्कस किया था। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, हु कॉल्ड लेडी ऑफ द क्रास्ट टू जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रास्ट किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने परसों डिस्कस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडल स्टेचर विद ओपन हेयर एंड एन ओवल फेस, ओवल फेस और खुले हुए बालों की वजह से ही सीम्ड जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल बिकॉज ही हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, सो ही वाज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्रास्ट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से, गर्लिश होने की वजह से उनको लेडी ऑफ क्रास्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इन 1620 यानी 1620 में एट द एज ऑफ 12 वर्ष की अवस्था थी जॉन मिल्टन की। उस समय मिल्टन एनरोल्ड एट सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उस प्राइमरी एजुकेशन के लिए इनको सेंट पॉल स्कूल इन लंदन में भर्ती कराया गया था। ठीक है, स्कूल का नाम याद रख लीजिए, सेंट पॉल स्कूल इन लंदन। इन दिस स्कूल ही वाज एडमिटेड टू गेट हिज प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन वर 2 poems डन एट एज 15। उनकी एक पोएम थी जो उन्होंने अपनी 15 ईयर्स की एज में ही कंपोज करती थी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी पोएम थी, शुरुआत में ही उन्होंने उसको कंपोज कर दिया था। उस समय उनकी एज मात्र 15 साल की थी जब उन्होंने पहली बार पोएम को क्रिएट किया था। इन 1625 ही वाज एनरोल्ड एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज। हायर एजुकेशन के लिए उनको क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज में भेजा गया, जो कि एक यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसके बारे में अभी बता चुके हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पर। इन 1626 ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चैपेल। इनके एक ट्यूटर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम चैपेल। ही गॉट एन ग्रेट आर्ग्यूमेंट, सो ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज इन 1626 यानी 1626 में इनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, कॉलेज से इनको ड्रॉप आउट करा दिया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जिरह कर दी थी, डिस्पुटेशन कर दी थी अपने ट्यूटर के साथ में, यानी अपने टीचर के साथ में, जिनका नाम था विलियम चैपेल। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप। इसके बाद बात करते हैं हम, ही रिटर्नड टू हिज फैमिली इन लंदन एंड बिगेन टू राइट हिज फर्स्ट पोइट्री। व्हेन ही वाज फायर्ड फ्रॉम द कॉलेज देन ही रिटर्नड हिज होम एंड ट्राई टू राइट द फर्स्ट पोइट्री। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, उसके बाद में वो घर चले गए, कोई काम नहीं था उनके पास, और उन्होंने क्या किया, पोइट्री को लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू राइट पोइट्री इन हिज लाइफ। पूरी लाइफ में उनका पोइट्री लिखने का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आफ्टर द फायरेशन ऑफ कॉलेज इन 1626। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ही इवेंचुअली वेंट बैक, लेकिन अवसर बस किसी तरीके से उनको फिर द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, फिर द्वारा उनको भेज दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। दिस टाइम ही वाज असाइंड अ न्यू ट्यूटर, लेकिन इस बार उनके जो शिक्षक थे, ट्यूटर थे, वो बदल गए थे, एक नए ट्यूटर उनके लिए असाइंड किए गए थे। ठीक है, और उनका नाम आप नोट कर लीजिए, आपके सामने दिया गया है, नैथानिएल टॉवे। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो इनके जो नए ट्यूटर थे उनका नाम क्या हो गया, नैथानिएल टॉवे। ठीक है, दिस वाज हिज न्यू ट्यूटर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। ऑन December 25, 1629 एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज्ड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप याद रख लीजिए, December 25, 1629, और एज थी उस समय इनकी 21 ईयर्स की। तब क्या इन्होंने किया था, ही कंपोज द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इनका ओड था, इन्होंने सिर्फ 21 ईयर्स की एज में इसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, इसको इन्होंने लिखा था 25 दिसंबर 1629 में, एंड द एज वाज ओनली 21 ईयर्स। ओके, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज, जब क्रिसमस डे मनाया जा रहा था, तो क्रिसमस डे का जो मॉर्निंग टाइम था उस समय इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, हिज एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। इन्होंने एक एपिटैफ भी लिखा था विलियम शेक्सपियर के लिए,
तो वो भी इसी साल पब्लिश किया गया था, कंपोज्ड किया गया था, इसी साल लिखा गया था एपिटैफ। नेक्स्ट बात करेंगे इनके अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दिया गया है हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर। इनकी जो पहली प्रकाशित पोएम थी जो इन्होंने सबसे पहली बार पब्लिश की थी, वो पब्लिश की थी इन्होंने 1630 में, और उसका नेम था ऑन शेक्सपियर। ठीक है, अगर बात करें इसके राइटिंग की तो इन्होंने इसमें अपना नाम नहीं लिखवाया था। दिस पोएम वाज विदाउट द नेम ऑफ एनी ऑथर, एनोनिमसली इसको पब्लिश्ड करवाया था, एंड दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन सेकंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, अभी जवाब देंगे आप। व्हेन वाज द सेकंड फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड एंड बाय हुम। ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस कराया आपको, तो आप इसका जवाब देंगे मुझे अभी कि विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो था वो कब पब्लिश कराया गया था और किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग चाहें तो मुझे बाद में कमेंट करेंगे, बट इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपके सामने, इनकी थोड़ी ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ही टुक एज BA डिग्री। इनकी जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री थी इन्होंने मार्च 26 से लेकर यानी कि मार्च 1629 में कंप्लीट की थी, और MA भी इन्होंने किया था। इतना भी पूछा जा सकता है कि क्या ये पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए थे। जी हाँ, इन्होंने MA किया था जुलाई 3, 1632 में कंप्लीट कर लिया था। देन ही वेंट टू लिव विद हिज पेरेंट्स। उसके बाद में ये अपने घर चले गए थे, एंड देयर होम से दे लिव इन देयर एस्टेट एट हॉर्टन। इनका जो लिविंग हुड था, घर था, वो हॉर्टन नाम के प्लेस पर था। ठीक है, एस्टेट का मतलब होता है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। वहाँ पर जाकर ये रहने लगे थे अपने माँ बाप के साथ में। आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन वाज कंप्लीटेड इन जुलाई 3, 1632 एंड द ग्रेजुएशन कंप्लीटेड इन 26 मार्च 1629। इतना आप नोट करके रखेंगे इसको, हालांकि PDF तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। बात करेंगे थोड़ी सी और आगे चलते हैं। इनके दो मास्क थे। ठीक है, मास्क इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री। पहला था आर्केड्स और दूसरा था कॉमस। क्वेश्चन लास्ट डे हमने डिस्कस कराया था कि इनका जो कॉमस है वो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ पोएट्री है। तो कॉमस इज अ मास्क एंड आर्केड्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ मास्क। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। दीज बोथ आर द फॉर्म ऑफ मार्क्स। इनको कंपोज किया गया था, देख लेते हैं। आर्केड्स एंड कॉमर्स वर कंपोज्ड फॉर नोबल पैट्रन एंड परफॉर्म्ड इन 1632। इनको परफॉर्म किया गया था 1632 में और 1634 में, यानी कि 1632 में परफॉर्म किया गया था आर्केड्स को, और 1634 में परफॉर्म किया गया था कॉमर्स को रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करा पाते हैं, इसलिए आज इसकी जो शॉर्ट बायोग्राफी है उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। दिया गया है कॉमर्स आर्ग्यूड फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस लाइन को आप याद कर लीजिए। दिस वाज द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। दीज टू टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस कॉमर्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर। इन अप्रैल 1637, ये अच्छा है, इसको नोट करेंगे। इन अप्रैल 1637 यानी 1637 में हिज मदर, उनकी माँ का नाम क्या है ये पूछ लिया है हमने। हिज मदर वाज सारा जेफरी। पूरा नाम लेते हैं तो आ जाता है मिल्टन। हिज मदर सारा जेफरी वाज डेड इन 1637, ओके, एंड बरीड इन टाउन ऑफ हॉर्टन बिकॉज द हॉर्टन वाज हिज एस्टेट एंड द हिज रियल प्रॉपर्टीशिप। यहाँ पर उनका खुद का मकान था। सो हिज मदर वाज बरीड इन हॉर्टन। ठीक है, उनके यहाँ पर ही उनको दफनाया गया था, एंड ही वाज डेड इन 1637। बात करते हैं नेक्स्ट। इन नवंबर 1637 ही रोड पोएम लेसिडास। उनकी जो पोएम है एक बहुत ही फेमस पोएम है, इसका नाम है लेसिडास, एंड दिस पोएम वाज रिटन इन 1637। ये पोएम इन्होंने लिखी थी 1637 में। और इस पोएम के फॉर्मेशन की बात करें, इनके फॉर्म्स की बात करें, देन दिस पोएम वाज अ पेस्टोरल एलेजी। ये पोएम आपकी एक पेस्टोरल एलेजी है, एंड बोल सकते हैं पेस्टोरल एलेजी है, बट दिस वाज अ फॉर्म ऑफ पेस्टोरल पोइट्री। ये पेस्टोरल पोइट्री का ही एक फॉर्म है जिसको पेस्टोरल एलेजी बोल दिया गया है। सो हम इसको बोल सकते हैं पेस्टोरल पोइट्री की पोएम है ये, बट पेस्टोरल एलेजी में इसको शामिल किया गया है।
एंड दिस पोएम वाज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट डे पूछा था आप लोगों से। टू होम हिज मोस्ट फेमस पोएम लेसिडास वाज एड्रेस्ड। किसके लिए इनको एड्रेस किया गया इस पोएम को? तो दिस पोएम वाज डेडिकेटेड एंड एड्रेस टू हिज मोस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। ये पोएम किसको एड्रेस की गई है, किसको डेडिकेट की गई है, ठीक है। बात करेंगे अगले पॉइंट पर। इन 1638 इन द स्प्रिंग ही सेट आउट फॉर अ टूर ऑफ फ्रांस। 1638 के स्प्रिंग सीजन में उन्होंने एक फ्रांस का टूर किया, स्विट्जरलैंड का टूर किया और इटली का भी टूर किया था, ठीक है। 3 प्लेसेस वर रोमर्ड बाई द जॉन मिल्टन अकॉर्डिंग टू द टूर विजिटेड, ठीक है। स्विट्जरलैंड किया था, इटली किया था, फ्रांस किया था। ही वॉज फोर्स टू रिटर्न होम इन जुलाई 1639, लेकिन उनको मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। ध्यान देना इस चीज़ को। एंड व्हाट वाज द एडवर्सिटीज, सो ही हैड टू कम बैक टू हिज होम। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, सो उनको घर वापस आना पड़ा अपने टूर से। जो टूर उन्होंने कवर किया था 1638 में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। देयर वर अ रूमर इन ऑल ओवर द इंग्लैंड दैट देयर विल बी अ सिविल वॉर इन द इंग्लैंड। कहने का मतलब ये हमारा, एक रूमर फैल गई थी सिविल वॉर की, गृह युद्ध छिड़ गया है इंग्लैंड में, ऐसी रूमर उड़ गई थी। सो ही हैड टू कम बैक टू हिज होम इन 1639। जुलाई 1639 में उनको घर वापस आना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ रूमर स्वेल ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। बात करते हैं नेक्स्ट। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी तो लग रही होगी, बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक जरूर कर दिया करें, कम से कम पता पड़ जाएगा कि वीडियो अच्छी नहीं थी, ठीक है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद में लाइक्स हमेशा कम रहते हैं, व्यूज़ बहुत हो जाते हैं लास्ट में, लेकिन लाइक्स बहुत कम रह जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, इन जुलाई 1639 ही कंपोज्ड द पोएम एपिथेफियम, ठीक है। दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन जुलाई 1639। ये पोएम इन्होंने लिखी थी जुलाई 1639 में, ठीक है। और इसकी बात करेंगे हम। इस पोएम का जो पूरा नाम है वो नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, एपिथेफियम डेमोनिस। और एज एन इलेजी फॉर हिज बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी। एक पोएम इन्होंने एड्रेस की थी किंग एडवर्ड को, ठीक है। और ये जो पोएम है ये इन्होंने एड्रेस और डेडिकेट की है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी को, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने परसों आपको कराया था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइम में था, ये डिटेल में हो रहा है। इन 1642 एट द एज ऑफ 34 ही मैरिड 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पॉवेल। अभी हमने स्पाउसेस के नाम दिए थे। देयर वर 3 वाइफ्स ऑफ जॉन मिल्टन। इट मीन्स जॉन मिल्टन वाज मैरिड 3 टाइम्स विद डिफरेंट वुमेन्स, ठीक है। तो पहली जो महिला थी वो थी 1642 में, एंड एट द एज ऑफ 34, उस समय इनकी जो उम्र थी जॉन मिल्टन की वो 34 ईयर्स की थी। एंड द वाइफ दैट मीन्स मैरी पॉवेल वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। इनकी पत्नी थी, जो वाइफ थी, उनकी उम्र केवल 17 ईयर्स की थी। द मैच वाज नॉट अ गुड मैच। उनका जो मैच था, पेयर था, कपल मैच थी, वो कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। देयर वर ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन, सो मैच अच्छा नहीं चला। एंड हिज वाइफ लेफ्ट हिम एंड गॉन टू देयर होम, और वो अपने घर चली गई उनको अकेला छोड़ के। इस तरीके से उनकी जो पहली मैरिज थी वो कुछ खास सक्सेस नहीं, ठीक। एंड मैरी सून रिटर्न टू अवर फैमिलीज होम, और उसके बाद में शादी के कुछ ही दिनों बाद जो उनकी वाइफ थी मैरी पॉवेल वो अपने घर चली गई। मीन्स कपल इवेंचुअली कंसीव्ड 3 डॉटर्स एंड अ सन। इनकी 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था इस वाइफ के साथ में, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको नोट करेंगे। इन 1643 बीइंग अनहैप्पी इन हिज मैरिज, यानी अपनी शादी से दुखी होकर ही रोट अ पैम्पलेट जिसका नाम था इंग्लैंड्स डिवोर्स लॉ, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवोर्स, ठीक है, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवोर्स। ये इन्होंने लिखा इसलिए था बिकॉज ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाई हिज फर्स्ट मैरिज विद मैरी पॉवेल। अपनी शादी से दुखी होकर उन्होंने एक पैम्पलेट लिख डाला। अक्सर लोग दुख में कुछ न कुछ लिख ही देते हैं। जो सिंगर होते हैं वो गाना गा देते हैं, राइटर्स होते हैं वो राइटिंग लिख देते हैं, कुछ न कुछ वो लिखते ही रहते हैं, ठीक है। तो 1643 में उन्होंने एक पैम्पलेट लिख दिया इंग्लैंड में डिवोर्स को लेकर। डिवोर्स जो है, डिवोर्स कानून है
तलाक का जो कानून है उसको लेकर उन्होंने एक पैम्पलेट लिख दिया, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, दिस वाज द टाइटल नेम ऑफ हिज पैम्पलेट। इसमें उन्होंने किया क्या है इसके बारे में बता देते हैं। फॉलोड बाय द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, इंग्लैंड में 2-3 केस चल रहे थे जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट केस था मार्टिन ब्यूसर का, ठीक है, और एक केस था टेट्राकॉर्डन का और एक था कोलेस्ट्राइन का, ठीक है। ये 3 केसेस थे। इन केसेस को इन्होंने स्टडी करने के बाद में जो अपना पैम्पलेट था वो लिखा था, यानी इसको फॉलो किया था इन्होंने। दे सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक्ट, जिसको इन्होंने क्या कहा है, डिवोर्स ट्रैक्ट के नाम से संबोधित किया है। एंड दिस डिवोर्स ट्रैक्ट, और बोल सकते हैं कि दिस पैम्पलेट अर्नड मिल्टन से डिवोर्सिव निक नेम मिल्टन द डिवोर्सर, और अपने इस पैम्पलेट की वजह से इनका एक नाम पड़ गया, एक निक नेम के नाम से ये जाने जाने लगे, जो नाम था इनका मिल्टन द डिवोर्सर। क्वेश्चन बहुत यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको किस वजह से मिल्टन द डिवोर्सर कहा गया है। तो इनको मिल्टन द डिवोर्सर बोला गया है बिकॉज ही रोट अ पैम्पलेट बेस्ड ऑन द मैरिज एंड डिवोर्स प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन, यानी डिवोर्स सिस्टम के ऊपर इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, जिस वजह से इनको मिल्टन द डिवोर्सर के नाम से भी जाना लगा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इन 1644 आफ्टर द स्टेशनर्स कंपनी थी जिसका नाम था स्टेशनर्स, ठीक है। स्टेशनर्स कंपनी अटेम्प्टेड टू द सेंसर मिल्टन्स जजमेंट, जो मिल्टन ने अपना जजमेंट लिखा था, जजमेंट के ऊपर जो अपना टॉपिक लिखा था, पैम्पलेट लिखा था, उसको सेंसर कर दिया था एक कंपनी ने जिसका नाम था स्टेशनर्स, ठीक है। इसमें था क्या कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता। देखिए कल हमने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया था कि एरोपैगेटिका नाम का जो उनका पोएट्री है उसमें इन्होंने किस चीज़ पर बल दिया है, किस चीज़ के बारे में बात की है। तो यहाँ पर ये टॉपिक इसी चीज़ को क्लियर करेगा आज कि एरोपैगेटिका है जो वो क्या चीज़ है और क्यों इन्होंने इसको लिखा था। तो जब इन्होंने अपना जो डिवोर्स ट्रैक्ट लिखा था, उस डिवोर्स ट्रैक्ट से एक कंपनी थी स्टेशनर्स कंपनी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उसने अटेम्प्ट किया था इसको सेंसर करने के लिए मिल्टन्स जजमेंट के लिए, जिसमें शामिल थी आपकी मार्टिन ब्यूसर की जजमेंट, यानी कि जो केस चल रहा था वो, और उसने इसको पब्लिश कर दिया। ही पब्लिश द इम्पेशन ट्रैक्ट एरोपैगेटिका, एक पोएम लिखती इन्होंने एरोपैगेटिका जिसको पब्लिश कर दिया। इन सपोर्ट ऑफ अ फ्री प्रेस, जिसमें इन्होंने बात की है प्रेस की स्वतंत्रता की, यानी कि जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कंडेनेशंस करने की बात की है, बिल्कुल स्वतंत्र करने की बात की है इनमें। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एरोपैगेटिका नाम का इनका जो पोएम है उस पोएम में इन्होंने किस चीज़ को करने के लिए बल दिया है, क्या काम करने के लिए फोर्स किया है, ठीक है। तो ही सपोर्ट इन दिस पोएम टू बी फ्री प्रेस, यानी कि कम्प्लीटली प्रेस को स्वतंत्र करने की इन्होंने इसमें बात की है। बात करते हैं नेक्स्ट 1647, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर था इनकी लाइफ का, बिकॉज इन दिस ईयर मीन्स 1647 में उनके जो फादर थे जॉन, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑन May 5 यानी 5 मई 1652 में 1652 में उनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवेल, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट हैं इनके लाइफ के ये वाले। उसके बाद में ऑन November 12 यानी कि 12 नवंबर November 12 1656 ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ, नाम था उनका कैथरीन वुडकॉक। डेट भी मैंने मेंशन कर दी है, इस चीज़ को नोट कर लेना। उन्होंने इसके बाद में अपनी दूसरी शादी की और जिससे शादी की उसका नाम था कैथरीन वुडकॉक, ओके। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट डेट और है इनकी लाइफ का, ऑन February 3 1658 यानी फरवरी 3 1658 में हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक आल्सो डेड, उनकी दूसरी वाइफ थी वो वाइफ भी मर गई, यानी कि उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। नोट करेंगे 16, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ कॉमा नहीं लगा पाया, इसको कॉमा लगा लेना बीच में। फरवरी 3 1658 में उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो भी मर गई। थोड़ा सा और आगे बताते हैं। इन 1663 ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ, उसके बाद में 1663 में उन्होंने अपनी थर्ड वाइफ जिसका नाम था एलिजाबेथ मिन्सुल, इससे शादी कर ली। इट मीन्स मिल्टन हैज़ गॉट मैरिड 3 times विद डिफरेंट वुमन। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं।